Welcome back friends in another very important video tutorial from Unique Life Sciences, and in this video lecture we will study about the DNA replication। आज के इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में। डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस कैसे होती है, तो इसमें देखेंगे कि डीएनए रेप्लिकेशन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में ही कैसे होता है, हम कंपैरिजन भी करेंगे। तो देखो, मैंने इससे पहले वीडियो लेक्चर्स में बताया कि डीएनए रेप्लिकेशन कौन कौन से टाइप से होता है। तो वहां पर हमने देखा था कि 3 टाइप से डीएनए रेप्लिकेशन हो सकता है, कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव और डिस्पर्सिव। उसमें से जो सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस थी वो मेसलसन स्टॉल ने क्या किया था, उसको प्रूव किया था। तो आज हम इसी के बारे में स्टडी करने वाले हैं कि सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस किस प्रकार से कंप्लीट होती है, यानी डीएनए रेप्लिकेशन की जो सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस होती है, अर्ध संरक्षित प्रतिकृति, वो किस प्रकार से डीएनए रेप्लिकेशन होता है। तो डीएनए रेप्लिकेशन में सबसे पहले हमें पता है कि डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है। एक डीएनए से 2 डीएनए बनना क्या कहलाता है, डीएनए रेप्लिकेशन। सभी कोशिकाओं में डीएनए पाया जाता है और जब कोशिका विभाजन करती है तो डीएनए की डुप्लीकेशन होता है और दोनों कोशिकाओं में बराबर डीएनए चला जाता है, इसीलिए डीएनए रेप्लिकेशन आवश्यक है। अब डीएनए एकमात्र ऐसा बायोमोलिक्यूल है जो खुद की कॉपी बना सकता है, अपनी कॉपी खुद कर लेता है, इसीलिए तो जीवन संभव हो पाया है, क्योंकि हर कोशिका में डीएनए बराबर रहता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन डीएनए में स्टार्ट कहां से होता है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक डीएनए की बात करें तो प्रोकैरियोटिक में हमें पता है कैसा डीएनए होता है, सर्कुलर डीएनए होता है। सर्कुलर डीएनए होता है, छोटा डीएनए होता है, किसी भी बैक्टीरिया या इकोलाई में बात करें तो। और जहां से यदि यूकैरियोटिक की बात करें तो यूकैरियोटिक में लंबा डीएनए होता है। तो प्रोकैरियोटिक में बात करें तो प्रोकैरियोटिक में जहां से डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है उस साइट को, उस स्थान को क्या बोलते हैं, ORIC। क्या बोलते हैं, ORIC, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ORIC बोलते हैं। इसके बारे में मैं अलग से लेक्चर बना चुका हूं कि ORIC क्या होती है, इसमें कौन सी सीक्वेंस पाई जाती है और किस प्रकार से ओरिजिन होता है रेप्लिकेशन का। यदि यूकैरियोट्स की बात करें, ईस्ट की बात करें तो उसमें ARS होती है, ऑटोनोमसली रेप्लिकेशन सीक्वेंस। तो यहां पर हम देखेंगे स्पेसिफिकली सर्कुलर डीएनए किस प्रकार से कॉपी करता है किसी भी इकोलाई में। तो इकोलाई में कैसा पाया जाता है, सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, और जहां से डीएनए की रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है उस स्थान को बोलते हैं ORIC। अब ORIC में ऐसी क्या विशेष सीक्वेंस पाई जाती है, तो मैंने वहां पर आप लास्ट वीडियो लेक्चर आप देखना, आपको आई लिंक में यहाँ पर लिंक मिल जाएगा ORIC ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का। वहां पर मैंने बताया था कि 2 प्रकार की सीक्वेंस पाई जाती है, 9 मर्ज और 13 मर्ज। तो वहां पर एक विशेष प्रकार की प्रोटीन आकर जुड़ती है, उसका नाम है DNA। कौन सी प्रोटीन आकर जुड़ती है, DNA प्रोटीन सीक्वेंस पे आकर जुड़ती है। तो वहां पर एक AT रिच सीक्वेंस होती है। अब देखो 2 प्रकार की सीक्वेंस पाई जाती है, AT रिच सीक्वेंस और एक GC। AT रिच में हमें पता है A और T के बीच में 2 डबल बॉन्ड बनते हैं, 2 बॉन्ड बनते हैं, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, और G और C के बीच में 3 हाइड्रोजन। तो इनमें से मजबूत कौन सा वीक होगा, AT तो वीक होगा और ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। तो जहां से ओरिजिन होता है रेप्लिकेशन का, उस रीजन में कौन सी सीक्वेंस पाई जाती है, AT रिच सीक्वेंस, जहां पर एडेनिन और थायमिन ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि इसको दोनों स्ट्रैंड को तोड़ना आसान होता है। तो जब भी रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है तो हम क्या करते हैं, डबल स्टैंडर्ड डीएनए उसको पहले सिंगल स्टैंडर्ड में खोलते हैं। अब सिंगल स्टैंडर्ड में खोलेंगे तो ऐसी वेब साइड से खोलेंगे जहां पर AT रिच सीक्वेंस ज्यादा है। तो AT रिच सीक्वेंस कहां पर ज्यादा होती है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में। यहां तक समझ में आया। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे सबसे पहले आकर जुड़ती इनिशियल प्रोटीन जिसका नाम है DNA प्रोटीन आकर जुड़ती है। अब डबल स्टैंडर्ड डीएनए धीरे से वहां जैसे DNA आकर जुड़ेगी तो वहां पर मेल्टिंग होना स्टार्ट होगी। मेल्टिंग का मतलब होता है डबल स्टैंडर्ड से सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट होना। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम डबल स्टैंड से सिंगल स्टैंड बदलेंगे तो पूरे डीएनए को एक साथ अलग अलग कर लेंगे, 2 अलग अलग एक सिंगल स्टैंड बना लेंगे, ऐसा नहीं होता है। छोटे से भाग में वो खुलता है और वहां पर रेप्लिकेशन होता है, वो धीरे धीरे आगे बढ़ जाता है। तो यहां से एक लूप बनेगा और यहाँ पर इस प्रकार का एक लूप बन जाता है, इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन बबल। यहाँ पर एक बीच में एक लूप बन जाएगा, खुल जाएगा, उसको बोलेंगे यहाँ पर दोनों सिंगल स्टैंड खुल गए। इसके बाद में DNA के बाद में आती है दूसरी प्रोटीन DNA B, जिसको हेलिकेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेलिकेज।
तो हेलिकेज प्रोटीन आके जुड़ती है। हेलिकेज प्रोटीन आके जुड़ती है, इसको हेलिकेज प्रोटीन को लोड करवाती है दूसरी प्रोटीन डीएनए सी। डीएनए सी का काम यही है कि डीएनए बी को लोड करा दे। अब हेलिकेज प्रोटीन का क्या कार्य है देखो। हेलिकेज का मतलब होता है डबल स्ट्रैंड को सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट करने वाली, ये जो डबल स्ट्रैंड है इनको काटने वाली प्रोटीन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये प्रोटीन जो मैंने ग्रीन कलर में दिखाई है, ये प्रोटीन क्या है, हेलिकेज प्रोटीन। क्या है, हेलिकेज। ये हेलिकेज एंजाइम क्या करता है, कौन से स्ट्रैंड पे आकर जुड़ता है, लैगिंग स्ट्रैंड पर। इनके बारे में बात करेंगे तो ये एक स्ट्रैंड पे दूसरी दिशा में, दोनों दिशा में। अब यहाँ पर देखेंगे कि ये लूप बन गया, तो ये लूप दोनों तरफ बढ़ सकता है। यदि दोनों तरफ बढ़ सकता है तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं बाई डायरेक्शनल। क्या बोलते हैं, बाई डायरेक्शनल। तो रेप्लिकेशन दो पॉइंट से स्टार्ट, दो पॉइंट पर हो रहा है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। तो ऐसी कंडीशन में दो रेप्लिकेशन फोर्क बनते हैं। क्या बनते हैं, रेप्लिकेशन फोर्क। तो दो रेप्लिकेशन फोर्क इसमें बनेंगे। यदि यू एक ही दिशा में हो तो उसमें कंडीशन में क्या होता है, एक ही रेप्लिकेशन फोर्क। और ज्यादातर बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन होता है, यूनि डायरेक्शनल बहुत कम होता है। तो सर्कुलर डीएनए है यहाँ पर, तो दोनों तरफ से खुलेगा और दोनों तरफ से रेप्लिकेशन होना शुरू हो जाता है। तो कौन सी प्रोटीन आके जुड़ती है, हेलिकेज। हेलिकेज का क्या कार्य है, डबल स्ट्रैंड को तोड़ना और सिंगल स्ट्रैंड में बदलना। अब ये हेलिकेज प्रोटीन आगे बढ़ती जाती है दोनों साइड में और डबल स्ट्रैंड को खोलती जाती है। लेकिन ये डबल स्ट्रैंड खुल तो गए, लेकिन ये वापस से भी जुड़ सकते हैं। तो वापस से न जुड़े, इसको रोकने के लिए एक प्रोटीन आती है, एसएसबी प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन आती है, एसएसबी। इसकी फुल फॉर्म है सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। यानी ये जो सिंगल स्ट्रैंड हो गए उनसे आकर जुड़ जाती है कौन सी प्रोटीन, एसएसबी प्रोटीन। तो कौन सी प्रोटीन आती है, एसएसबी प्रोटीन। और ये सारी प्रोटीन आकर एक रेप्लिकेशन बबल का निर्माण कर लेती है। हेलिकेज आ गया, हेलिकेज क्या कर रहा है, डबल बॉन्ड को तोड़, या डबल स्ट्रैंड से सिंगल स्ट्रैंड बदल रहा है। अब सिंगल स्ट्रैंड वापस से न जुड़ जाए, इसके लिए कौन आया, एसएसबी। अब ये क्या करते हैं, हम जब इसकी स्टडी करते हैं तो यहाँ पर हमें पता है कितने रेप्लिकेशन फोर्क है, दो, एक ये है और ये एक है। लेकिन स्टडी करते हैं तो सिर्फ एक ही रेप्लिकेशन फोर्क की स्टडी करते हैं कि किस प्रकार से रेप्लिकेशन होता है। तो ये एंजाइम इस पर आकर जुड़ गए। अब हम इसकी केवल आधे रेप्लिकेशन फोर्क की स्टडी करेंगे, एक रेप्लिकेशन फोर्क की स्टडी यहाँ पर हम करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो रेप्लिकेशन फोर्क है इसमें एक स्ट्रैंड की दिशा है 3' to 5' और एक स्ट्रैंड की दिशा है 5' to 3'। तो 3' यहां पर एक नेक्स्ट प्रोटीन आके जुड़ती है, प्राइमेज, यानी डीएनए जी या प्राइमेज। ये प्राइमेज प्रोटीन आके क्या जुड़ती है, अब देखो जब भी डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो डीएनए का रेप्लिकेशन टेम्पलेट पर होता है। यानी जो नया डीएनए बनेगा सेमी कंजर्वेटिव मेथड में, जो पुराने डीएनए पर ही बनेगा। आधा डीएनए को पुराने को टेम्पलेट समझता, सांचे के रूप में काम में लेता है और इस पर नए कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स जोड़ता जाता है। तो ये दो टेम्पलेट बन गए हमारे पास, एक तो 3' to 5' टेम्पलेट हो गया और एक 5' to 3' टेम्पलेट हो गया। तो दोनों टेम्पलेट हो गए। अब उस टेम्पलेट पर क्या आता है, डीएनए पॉलीमरेज आकर नए डीएनए का सिंथेसिस करने लग जाता है। नए डीएनए का सिंथेसिस यहाँ पर इसके सामने करने लग जाएगा। लेकिन डीएनए पॉलीमरेज में एक कमी पाई जाती है कि ये डायरेक्ट टेम्पलेट पर डायरेक्ट बिना किसी प्राइमर के नए न्यूक्लियोटाइड नहीं जोड़ सकता। तो इसके एक छोटे फ्रेगमेंट की आवश्यकता है, या तो वो आरएनए का फ्रेगमेंट हो या डीएनए का फ्रेगमेंट हो। तो एक छोटे फ्रेगमेंट की आवश्यकता होती है, उसके 3' OH से जोड़कर ये नए डीएनए का सिंथेसिस कर सकता है। तो पहले डीएनए पॉलीमरेज को कार्य करने के लिए क्या आवश्यक होगा, एक छोटा प्राइमर जुड़ा होना चाहिए। और हमेशा ये एक रूल है डीएनए रेप्लिकेशन की, जब भी नया सिंथेसिस होता है डीएनए का, नए डीएनए का सिंथेसिस होता है, वो कौन सी दिशा में होता है, हमेशा 5' to 3' दिशा में, इसी दिशा में होगा। तो 5' to 3' दिशा देखो ये कौन सी है, ये है इसका 3' to 5'। तो यहाँ पर इसके सामने जो डीएनए बनेगा वो कौन सी दिशा में बनेगा, 5' to 3'। तो यहाँ पर पहले प्राइमर को जोड़ा जाता है और प्राइमर को जोड़ने का कार्य कौन करता है, डीएनए जी या प्राइमेज, जिसे आरएनए पॉलीमरेज भी कहते हैं। अब ये आरएनए पॉलीमरेज लगभग 12 से 15 न्यूक्लियोटाइड लंबा एक आरएनए का, डीएनए का नहीं, आरएनए का एक छोटा फ्रेगमेंट जोड़ देते हैं। कौन सी दिशा में, 5' to 3'। और 3' पर एक OH ओपन रहता है।
अब इस OH पर नया एंजाइम आता है, कौन सा? डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। इसमें इनमें जो मेन प्रोकैरियोट्स की बात करें तो प्रोकैरियोट्स में मेन जो डीएनए रेप्लिकेशन एंजाइम होता है वो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड होता है। तो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, यूकैरियोट की बात करें तो उनमें जो डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा है, एप्सिलॉन है, वो उसमें मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम होता है। तो डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, किसी भी प्राइमर के आगे ही जोड़ सकता है। जैसे ये प्राइमर है, इसके आगे नया डीएनए रेप्लिकेशन, लेकिन जैसे ये प्राइमेज आकर सिंथेसिस करने लगता है तो यहाँ पर जो भी सारी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बनाती है, इस कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं प्राइमोसोम। ये टर्म याद रखना, क्या बोलते हैं? प्राइमोसोम। जैसे ही प्राइमेज आके जुड़ता है तो उसको बोलते हैं प्राइमोसोम। और प्राइमोसोम क्या करेगा, 5 प्राइम से 3 प्राइम दिशा में आरएनए का फ्रेगमेंट बना दिया प्राइमेज ने, और इस दिशा में यहाँ पर बना दिया। यहाँ पर नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पर तो 5 प्राइम पहले ही है, तो इस उल्टी दिशा में बनेगा। तो एक जो स्ट्रैंड 3 प्राइम से 5 प्राइम दिशा में बढ़ता है उसको बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, और ये जो 5 प्राइम से 3 प्राइम दिशा का जो टेम्पलेट है उसको बोलते हैं लेगिंग स्ट्रैंड। क्या बोलते हैं? लेगिंग। ये तो हो गया लीडिंग स्ट्रैंड और ये हो गया लेगिंग स्ट्रैंड। ये लेगिंग स्ट्रैंड के टेम्पलेट की दिशा कौन सी है? 5 प्राइम से 3 प्राइम, और इसकी है 3 प्राइम से 5 प्राइम। लेकिन ये ध्यान रखना, डीएनए का सिंथेसिस हमेशा कौन सी दिशा में होगा? 5 प्राइम से 3 प्राइम। तो यहां से भी स्टार्ट इस दिशा में होगा और यहां से स्टार्ट इस दिशा में होगा। तो ये आरएनए के प्राइमर जुड़ गए। अब कौन आएगा? डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। कौन सा एंजाइम आएगा? डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। ये यूकैरियोट्स, ये प्रोकैरियोट्स का मुख्य एंजाइम है। यदि प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स की बात करें तो इसमें कौन सा होता है? डीएनए पोल डेल्टा या एप्सिलॉन। इनमें यूकैरियोट्स की बात करते हैं, हम दोनों को देख रहे हैं यहाँ पर, पॉलीमरेज थर्ड और यहाँ पर पॉलीमरेज डेल्टा या एप्सिलॉन। इनका मुख्य एंजाइम होता है जो डीएनए का सिंथेसिस करता है। अब यहाँ पर तो देखो, जैसे डीएनए पॉलीमरेज थर्ड आएगा वो क्या करने लगता है, इसके 3 प्राइम OH से नए डीएनए का सिंथेसिस करने लगता है। 3 प्राइम OH पर जोड़ेगा, नए न्यूक्लियोटाइड जोड़ता जाएगा और नए इसके कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का निर्माण करता जाएगा और इस दिशा में आगे बढ़ता जाएगा, क्योंकि लूप भी इसी दिशा में आगे खुल रहा है। अब देखो एक बात और यहाँ ध्यान रखना, यहाँ पर जो हेलिकेज एंजाइम जुड़ रहा है वो कौन से स्ट्रैंड पे जुड़ रहा है? लेगिंग स्ट्रैंड पर। ये कभी भी लीडिंग स्ट्रैंड पे नहीं जुड़ता है, लेगिंग स्ट्रैंड पर जुड़ता है। यहाँ भी देख सकते हो, यहाँ पर ये लेगिंग स्ट्रैंड हो गया और इस दिशा का ये लेगिंग स्ट्रैंड हो जाएगा। तो ये लेगिंग स्ट्रैंड पर जुड़ा हुआ है कौन? हेलिकेज एंजाइम, आगे की तरफ खुलता रहता है। यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज, ये देखो ये डीएनए पॉलीमरेज आके इस दिशा में क्या कर रहा है? नए डीएनए का निर्माण कर रहा है। अभी यहाँ पर ये तो लीडिंग स्ट्रैंड पर तो लगातार क्या बन गया? नए डीएनए का सिंथेसिस हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर देखो इस दिशा में खुल रहा है, तो यहाँ पर जैसे ही इतना सा खुलता है तो यहाँ पर हमेशा डीएनए पॉलीमरेज थर्ड इसी दिशा में बनाएगा, तो छोटा सा टुकड़ा बना देगा, फिर और खुलेगा, फिर छोटा सा टुकड़ा बना देगा। तो दूसरे स्ट्रैंड पर यानी लेगिंग स्ट्रैंड पर छोटे छोटे टुकड़ों में डीएनए का सिंथेसिस होता है। नया प्राइमर जुड़ता है, फिर थोड़ा सा खुलेगा, फिर नया प्राइमर जुड़ेगा, फिर इतना सा निर्माण हो जाएगा, फिर थोड़ा सा खुलेगा, फिर, और लगभग ये जो स्ट्रैंड के जो फ्रेगमेंट्स की साइज होती है वो होती है 1000 से 2000 न्यूक्लियोटाइड, 1000 से 2000 न्यूक्लियोटाइड। और इन फ्रेगमेंट्स को बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। क्या बोलते हैं? ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। तो दूसरे जो लेगिंग स्ट्रैंड पे टुकड़ों में जो डीएनए बनता है उसको बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। टुकड़ों में क्यों बनता है मैंने बता दिया कि ये थोड़ा थोड़ा खुलता है और हमेशा डीएनए का सिंथेसिस तो इसी दिशा में होगा ना। ये जैसे खुल रहा है उसी दिशा में तो बनता नहीं, तो पहले ये वेट करता है कि 1000 न्यूक्लियोटाइड जितना खुल जाए फिर उसको सिंथेसिस किया जाता है, तो फिर ऐसे टुकड़ों में बनता जाता है। और जितने टुकड़े बनेंगे, ओकाजाकी फ्रेगमेंट जितने बनेंगे उतने ही नए प्राइमर जोड़ने पड़ेंगे। यहाँ पर तो एक ही प्राइमर में काम हो गया, लेकिन यहाँ पर अलग अलग प्राइमर, हर फ्रेगमेंट के लिए एक अलग प्राइमर जोड़ना पड़ रहा है। तो यहाँ पर जैसे डीएनए पॉलीमरेज आकर सिंथेसिस करने लगता है उस पूरे कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं रेप्लियोसोम। तो ये रेप्लियोसोम बन जाता है। जैसे पहले प्राइमेज जुड़ता है तो प्राइमोसोम, और जब जैसे ही डीएनए पॉलीमरेज आकर जुड़ता है तो रेप्लियोसोम बन जाता है। अब ये फ्रेगमेंट में ही तो रहेगा नहीं, तो बाद में जैसे ये पूरे डीएनए जैसे जैसे सिंथेसिस होता जाता है
तो ये ये आरएनए के जो बीच बीच में फ्रेगमेंट है इनको निकाला जाता है। इस आरएनए के जो फ्रेगमेंट है उनको निकालने का कार्य करता है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। कौन करता है ये कार्य? डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, थर्ड नहीं करता है ये कार्य, ये ध्यान रखना है। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट क्या करेगा? इन फ्रेगमेंट्स को निकालेगा, यहां से इन फ्रेगमेंट्स को निकालेगा और नए न्यूक्लियोटाइड का निर्माण कर देगा। ऐसे इनको यहां से निकालेगा और नए न्यूक्लियोटाइड का निर्माण कर देगा, यानी इनके जो बीच गैप रह जाएगा उनको भर देगा। अब डीएनए पॉलीमरेज इनके गैप को तो भर सकता है, लेकिन ये जो स्ट्रैंड के टुकड़े बन गए इनको आपस में नहीं जोड़ सकता, ये कमी पाई जाती है इसमें। तो ये दोनों स्ट्रैंड को जोड़ने के लिए अलग से एंजाइम आता है, उसको बोलते हैं डीएनए लाइगेज। कौन सा एंजाइम आता है? डीएनए लाइगेज। तो डीएनए लाइगेज क्या करता है? ये जो वहां पर फ्रेगमेंट रह गए थे, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड नए बनाता है। कौन? डीएनए लाइगेज। और एक कंप्लीट डीएनए का निर्माण दोनों स्ट्रैंड पर हो जाता है। ये कार्य कौन करता है? फ्रेगमेंट्स में बनता है ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को हटाकर ये जो आरएनए के प्राइमर्स को कौन हटाने का कार्य कौन करता है? डीएनए पॉलीमरेज। और गैप को बढ़ने का कार्य भी यही करता है, लेकिन इनको स्ट्रैंड को लगातार जोड़ने का कार्य कौन करता है? डीएनए लाइगेज। तो इस प्रकार से पूरे स्ट्रैंड का रेप्लिकेशन हो जाता है और एक स्ट्रैंड से दो स्ट्रैंड बनने लगते हैं। इसमें देखो, एक तो पेरेंटल स्ट्रैंड है और एक नया स्ट्रैंड बन रहा है। इसमें भी एक पेरेंटल और एक नया है। तो इसी टेक्निक को तो हम सेमी कंजर्वेटिव बोलते हैं। तो ये सर्कुलर डीएनए था, तो यहाँ पर देख सकते हो सर्कुलर डीएनए में दोनों तरफ क्या हो रहा था? रेप्लिकेशन हो रहा था। और इस प्रकार से एक स्ट्रैंड से दो स्ट्रैंड, एक डीएनए से दो स्ट्रैंड लगातार बन रहे हैं और ये दोनों कॉपी करते हुए एक कॉमन पॉइंट पर आकर मिलते हैं। और ये कॉमन पॉइंट पर विशेष प्रकार की सीक्वेंस, टर्मिनेशन सीक्वेंस पाई जाती है, जिनको टर सीक्वेंस बोलते हैं। शॉर्ट में क्या बोलते हैं? टर्मिनेशन सीक्वेंस। तो इस टर्मिनेशन सीक्वेंस पर विशेष प्रकार की प्रोटीन आकर जुड़ती है, टस प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन आकर जुड़ती है? टस प्रोटीन। तो टस प्रोटीन आकर जुड़ती है और इसकी एंडिंग करती है। रेप्लिकेशन एंड होना जरूरी है यहाँ पर, तो यहाँ पर टर्मिनेशन सीक्वेंस पर कौन सी प्रोटीन आकर जुड़ जाएगी? टस प्रोटीन। तो टस प्रोटीन जैसे इस टर सीक्वेंस पे आकर जुड़ती है, इसका रेप्लिकेशन एंड हो जाता है और यहाँ पर एक डीएनए से दो डीएनए बन जाते हैं। तो एक डीएनए से दो डीएनए बन जाते हैं और फिर दोनों को आगे कट कर दिया जाता है और एक डीएनए से दो डीएनए का निर्माण हो जाता है। और इसमें एक मेन चीज ये छूट गई हमसे कि इसमें एक एंजाइम और पाया जाता है, क्योंकि डीएनए रहता है वो क्या होता है? सुपर कोल्ड रहता है, बहुत ज्यादा अति कुंडलित रहता है। और उस कुंडलन को खोलने का कार्य कौन करता है? टोपो आइसोमरेज। कौन करता है? टोपो आइसोमरेज। तो टोपो आइसोमरेज कुंडलन बढ़ा भी सकता है और कम भी कर सकता है। तो यहाँ पर कुंडलित हो जाएगा और कुंडलन को खोलता रहता है, आगे आगे और रेप्लिकेशन होता जाता है। और ये दोनों डीएनए जैसे ही कॉपी होते हैं तो दोनों डीएनए आपस में अटक जाते हैं, क्योंकि एक जगह है, तो उनको अलग अलग करने के लिए डीकेटिनेशन करने का कार्य भी कौन करता है? टोपो आइसोमरेज ही करता है। इससे पहले वाले लेक्चर में मैं एंजाइम्स के बारे में बता चुका हूँ आपको डिटेल में कि कौन कौन से एंजाइम होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इनके कार्य क्या होते हैं। वहां पर मैंने डीएनए पॉलीमरेज जितने भी प्रकार के होते हैं सबकी संरचना वगैरह बताई है। टोपो आइसोमरेज कितने प्रकार के होते हैं उनकी संरचना वगैरह बताई, उनमें कौन कौन सी एक्टिविटी पाई जाती है, वो किस प्रकार से रेप्लिकेशन करते हैं। यहाँ पर हमने रेप्लिकेशन की प्रोसेस देख ली। एक डीएनए से दो डीएनए का निर्माण हो गया है। तो इस प्रकार से होता है डीएनए का रेप्लिकेशन। एक बार फिर से देख सकते हो, ORIC से स्टार्ट होता है। सबसे पहले इनिशियल प्रोटीन डीएनए बी, ए, बी, सी आगे जुड़ती है। बी का मतलब होता है हेलिकेज, जो आकर डबल स्ट्रैंड को खोलता है। SSB क्या करती है? स्ट्रैंड को वापस से जुड़ने से रोकती है। फिर प्राइमेज आता है, प्राइमेज आके क्या करता है? प्राइमोसोम का निर्माण करता है, छोटे प्राइमर का निर्माण करता है। और ये प्राइमर आकर क्या करते हैं? इन प्राइमर के आगे डीएनए पॉलीमरेज थर्ड आकर क्या करता है? नए डीएनए का सिंथेसिस करता है। और फिर जैसे ही एक स्ट्रैंड पर तो लगातार बनता है कंटिन्यूस, और एक पर बनते हैं छोटे टुकड़ों में, जिसको बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट। और ओकाजाकी फ्रेगमेंट में से आरएनए प्राइमर को कौन हटाता है? डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। और गैप को कौन भरता है? डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। और इनको जोड़ता कौन है? डीएनए लाइगेज। और लास्ट में आती है टस प्रोटीन, और इन डीएनए रेप्लिकेशन का एंड करती है और एक डीएनए से दो डीएनए का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से होता है डीएनए रेप्लिकेशन। तो आई होप कि डीएनए रेप्लिकेशन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और यदि अभी भी कोई डाउट रह रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए
टेक केयर, धन्यवाद, बाय।